हमारे विद्यार्थी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। के की हिंदी में मैं कालूलाल कुलमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काम कर रहे होंगे और डट के पढ़ रहे होंगे, डट के खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का क्रम कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भारतीय साहित्य, सारी अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है और उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। तो हम अभी बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, जिस पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आप उस वीडियो को देखिए और पूरी जो इतिहास लेखन की और ख़ास तौर से साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं उनको समझ पाएंगे। अभी हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उस पर बातचीत करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया या हम जो पढ़ रहे हैं उस लेखन की पूरी जो परंपरा रही है उसमें किन किन लोगों ने क्या क्या, किस किस समय, कैसे कैसे, किस किस तरह का अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन किया, उन सारी चीज़ों को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ रहे हैं, उसकी पद्धतियों को समझ रहे हैं, तो उसकी परंपरा को समझने के बाद बहुत सारे जो अंतर सूत्र हैं ना, वो हमारे सामने स्पष्ट होते जाएंगे, वो हमारे सामने खुलते चले जाएंगे। इस तथ्य को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सूत्रपात है वो 19वीं शताब्दी से ही होता है और मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि कवियों ने कुछ कुछ परिचय इस तरह लिखा है, लेकिन वो कोई इस तरह का उपयोगी और व्यवस्थित इतिहास नहीं है। ठीक है, अतः उन्हें साहित्य के इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो उल्लेखनीय उनका विवरण हम इस प्रकार से दे रहे हैं। मैंने कहा कि वो ठीक है लिखा हुआ, लेकिन वो कोई इस तरह का इतिहास ग्रंथ नहीं कि जिसकी प्रामाणिकता के आधार पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को समझ सकें, चाहे 84 वैष्णव की वार्ता हो, चाहे भक्तमाल हो, है ना। तो जो इतिहास लेखन की यानी कि एक होता है ना कि एक व्यवस्थित पद्धति हमारे सामने कब आ रही है उसको समझना जरूरी है। जैसे कहते हैं कि लोकतंत्र की एक व्यवस्थित पद्धति भारत में कब आती है, तो 1947 के बाद आती है। अंग्रेजों ने उसके पहले बहुत सारा कुछ किया था, लेकिन एक सिस्टम दिया था। लेकिन जब हमारे पास आता है वो सिस्टम किस प्रकार से बनता है, उसकी एक पद्धति होती है, उसका एक तरीका होता है ना। तो उन सारी चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है पाठकों के लिए। और सिर्फ हम एक डिसिप्लिन में न रहें, अन्य डिसिप्लिन को में भी जाते रहें, गुजरते रहें, ताकि उसके आधार पर हम जो कुछ अलग रिफॉर्म होता रहा है उस युग में, मैंने बात की ना, चाहे हम महात्मा फूले की बात करें, चाहे पेरियार साहब की बात करें, चाहे तिलक की बात करें, चाहे आप कि आरएसएस के संघ के तमाम विद्वानों की बात करें, या चाहे कम्युनिस्ट जो विचार रहा हिंदुस्तान में उसकी बात करें, चाहे कॉलोनियल जो स्टेट का जो विचार रहा उसकी बात करें, तो इस प्रकार की बहुत सारी इतिहास पद्धतियाँ, बहुत सारी विचारधाराएँ रही हैं। चाहे वामपंथ कहो उसको, चाहे दक्षिण पंथ कहो, चाहे लिबरल कहो, है ना। तो उन सारी विचारधाराओं को, उन सारे वैविध्य को भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस शब्दावली को, उस जो एक बंद है, जैसे कार्ल मार्क्स की बात करते हैं हम कि मार्क्सवाद वो लेके आया, फिर फ्राइड की बात करते हैं, फिर डार्विन की बात करते हैं, है ना, अंबेडकर साहब की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, फूले की बात करते हैं, लोहिया की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, है ना। तो ये जो सारे तमाम विचारधाराएं हैं, जो तमाम विचारधाराओं के जो वैविध्य हैं, उनके अनुबंध को समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसी के आलोक में हम इतिहास लेखन की पद्धति और परंपरा को समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले गारसा दत्तासी की बात कर रहे हैं। उन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। वो एक फ्रांस के विद्वान थे, है ना। उनका पुस्तक का नाम है इतवार द ला लिटरेल हिंदू हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ। इसकी रचना 2 भागों में की थी उन्होंने। प्रथम भाग 1839 में 1839 में पब्लिश हुआ था और उसका दूसरा भाग 1847 में 1847 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का उन्होंने वर्णन किया। और वो मैंने कहा ना कि वर्णानुक्रम पद्धति हमने पहले जिक्र किया था ना पहले वीडियो में, वर्ण के अनुसार अ आ ई उ के अनुसार उन्होंने तमाम विद्वानों का जिक्र किया, तमाम चीज़ों का वर्णन उन्होंने इस ग्रंथ में किया है। इस ग्रंथ में बहुत सारी कमियां भी है। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं नज़र आता है, कवियों का काल अनुसार कोई वर्गीकरण नहीं है, और उस युग की जो तमाम विडंबनाएं हैं या परिस्थितियां हैं उनका
इस ग्रंथ में उन्होंने वर्णन नहीं किया, इसलिए सिर्फ समझे सिर्फ डाटा प्रदान किया उन्होंने। उन डाटा से क्या रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी में, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चीज़ें आती है, शायद उनकी एक जो होती है ना एक समाजशास्त्री व्याख्या, एक ऐतिहासिक व्याख्या, एक साहित्यिक व्याख्या वहाँ पर नज़र नहीं आती है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ग्रंथ को पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का, लेकिन पहली बार उन्होंने हिंदी साहित्य का और हिंदी काव्य को प्रस्तुत किया, इसलिए इसका महत्व है। और कवियों की रचना काल का निर्देशन दिया, अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। तमाम कमियों के बावजूद भी ये एक बेसिक या आधारभूत ग्रंथ माना जा सकता है या माना जाता है। ठीक है, तो ये गारसा द तासी को आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और डाटा के लिए और एक काल क्रमानुसार जो लिखने की जो पद्धति थी उसको समझने के लिए भी इस ग्रंथ की बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। उसके बाद आते हैं नंबर 2, शिव सिंह सेंगर। ये दूसरी महत्वपूर्ण कृति है। शिव सिंह सरोज का नाम क्या, पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज। ठीक है, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने 1883 में की थी, वो पिछली शताब्दी याद कीजिए। इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। लगभग 1000 है इसमें, और प्राय सभी कवियों का रचनाकाल जन्मकाल भी दिया है। यद्यपि आज इसमें अधिकांश अविश्वसनीय है। इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता, पर्यवेक्षण एवं वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है उसका नितांत अभाव इस ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। लेकिन मैंने कहा ये भी एक तरह से डाटा का ग्रंथ ही है, आंकड़े इसमें मिल जाएंगे बहुत सारे आपको। उनकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर के बहुत सारे संदेह हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि इतिहासकारों ने या जो बाद के जो तमाम लोग हुए जिन्होंने की नई नई चीज़ें खोजी एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, और जो पुराने ग्रंथों का शोध किया, परिमार्जन किया, पांडुलिपियों की तलाश की। आप देखते हैं बाद में राहुल सांस्कृत्यायन खोजते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी खोजते हैं, शुक्ल जी खुद खोजते हैं, है ना। तमाम जो बाद में विद्वान लोग आते हैं, नामवर सिंह ने खुद इस पर बहुत बड़ा काम किया है। ये हिंदी के लोग बता रहा हूँ मैं, अंग्रेजी के और बाकी भारतीय भाषाओं के लोगों ने काम किया उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। तो सिर्फ हिंदी के लोगों ने ही नहीं काम किया, बाकी बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो उन सारी चीज़ों की जब हम यात्रा करते हैं, जब उन सारे आयामों को समझने का प्रयास करते हैं ना, तो समझिए कि बहुत सारे आयाम, बहुत सारे संदर्भ हमारे चाहे हमारे न चाहे भी समझिए कि खुलते चलते हैं, और उनकी सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, लेकिन अनेक त्रुटियों से उपयुक्त होने पर भी शिव सिंह सरोज में तत्कालीन समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी अनेक जानकारियां एकत्र करने का बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय काम इन्होंने किया है। और बाद के जो इतिहासकार हैं जिन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की, उनके लिए इस इतिहास ग्रंथ को एक एज ए स्रोत, एज ए सोर्स के रूप में इस ग्रंथ का बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने उपयोग किया। उसके बाद आता है अंग्रेज विद्वान ग्रियर्सन, जिसको सर भी कहा जाता था। सर की उपाधि आपको पता है कि अंग्रेज लोग देते थे। 1888 में आता है, उनकी किताब का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, आधुनिक भारत का इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास कह सकते हैं इसको। इसका प्रकाशन किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़ी सोसाइटी थी जिसका अंग्रेजों ने इसको स्थापित किया था और अभी भी चलती है। इसका काम ही था पुराने ग्रंथों को खोजना, काम करना, उसको पब्लिश करना और एक सोर्स के रूप में हमारे सामने लेकर आना। तो खुद अंग्रेज था ये, तो जाहिर सी बात है उन्होंने छापा और इसको पब्लिश किया। और ये बंगाल की जो पत्रिका थी उसको विशेषांक के रूप में इस पूरी किताब को छापा था। इसमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं, और कवियों को पहली बार काल क्रम के अनुसार रखना, वर्गीकरण करना, उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना, विशेषताओं पर प्रकाश डालना, क्योंकि अंग्रेज था ना, तो इसको मैंने कहा ना कि बस्ती में तो इतिहास लिखने की पद्धति रही ना भाई, तो उसको तमाम चीज़ों का ज्ञान था। तो उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, उसने अपनी बुद्धिकता का इस्तेमाल करते हुए एक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, और ये कहीं न कहीं एक विशेषांक के रूप में छपा और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के रूप में तमाम व्याख्याओं, तमाम सूत्रों को इसने जोड़ने का उपक्रम किया। और देखिए ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का आधार ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया, है ना। उसने मतलब सिर्फ हिंदी की बात कर रहा था तो हिंदी के लोगों को ही लिया उसने।
संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश कवियों को उन्होंने हिंदी की परिधि से निकाल दिया है ना, उनको बाहर कर दिया इसने। अरबी फारसी उर्दू के कवियों को भी उन्होंने हिंदी के कवियों में नहीं गिना। उनका योगदान इस बात में कि उन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का एक रास्ता प्रशस्त किया है ना। सिर्फ उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लोगों को लिया, बाकी सबको उसने अलग कर दिया या बाहर कर दिया। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करने में वार्ता साहित्य का भी संदर्भ लिया। यथास्थान उनकी सूचना देकर ग्रंथ को और भी अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया। ग्रियर्सन का ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा था? अंग्रेजी में था। अंग्रेज विद्वान था ना भाई वो। तथा उन्होंने 11 इसमें चैप्टर हैं। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी किया है। ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में डिफाइन किया। उसने कहा था कि भक्ति काल का जो साहित्य है उसकी बहुत महत्ता है और वो भारतीय समाज के तमाम अंतर्विरोधों या उन सारी प्रवृत्तियों को हमारे सामने रखने का काम करता है। इसलिए ग्रियर्सन का इसलिए महत्वपूर्ण योगदान है। और उसने उसको स्वर्ण युग कहा है। वो स्वर्ण युग कितना था नहीं था वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके मिश्र बंधु। मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद की किताब का नाम है और इसको लगभग 4 भागों में है। इसमें प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए था, चौथा भाग 1914 में प्रकाशित। मिश्र बंधु विनोद एक विशाल काय ग्रंथ है। इसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। वहाँ पर कितने थे? 1000 कवि थे। कहाँ पर? इस किताब में। शिव सिंह सेंगर के यहाँ पर 1000 थे और यहाँ पर इन्होंने कितना दिया है? लगभग 5000 कवियों का वर्णन दिया है। वो बड़ा विशाल का मिश्र बंधु विनोद बहुत ही लंबा चौड़ा ग्रंथ है। 5000 कवियों का विवरण उनके बारे में लिखना जाहिर सी बात है। 4 खंड में है ये भी ध्यान रखिए आप। और इसमें पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया। उन्होंने सारे रचना काल को 8 काल खंडों में विभक्त किया है, ठीक है। और मैंने कहा ना कि विस्तार से सारी चीज़ों को समझाने का या दर्ज करने का प्रयास कहीं न कहीं मिश्र बंधु करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद के जो तमाम इतिहासकार थे उनके लिए कच्ची सामग्री जुटाने में भी इस ग्रंथ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आप देख सकते हैं, ठीक है। और शुक्ल जी क्या कहते हैं? रीतिकाल की कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का ही विवरण लिया है ना। रीतिकाल के जो कवि हैं तो उनका जब विवरण शुक्ल जी लिख रहे थे अपने इतिहास में 1929 में, तो कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ का ही इस्तेमाल किया है, इसके सहारे सारी चीज़ें लिखी है। अब देखिए उसके बाद आते हैं आचार्य शुक्ल जी। विधेयवादी पद्धति हमने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति, जो कि सर्वाधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण पद्धति है, उसका इस्तेमाल कौन करते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा शुक्ल जी को। शुक्ल जी हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनसे हमारी असहमतियाँ हो सकती है लेकिन उनको पढ़ना आवश्यक है। देखिए लोकतांत्रिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब ही यही है कि आप किसी से असहमत है, इसका मतलब है नहीं कि उसको खत्म कर दिया जाए, उसकी असहमति को तर्क से काटा जाए। और यही लोकतंत्र की और यही जनतंत्र की खूबसूरती है और यही इसका सौंदर्य भी है और यही इसकी उपयोगिता, इसकी सार्थकता कह लीजिए, या यही इसकी एक गतिशीलता भी है कि आपको कहीं ना कितने कि आपको पब्लिक को फेस करना होता है, जनता की बातों को सुनना होता है। जैसे लोकतंत्र में होता है ना कि आपको कुछ भी है लेकिन 5 साल के बाद चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना भाई। आप चाहे काम करें या नहीं करें लेकिन 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए तो पब्लिक के बीच में जाना होगा ना आपको। ये थोड़ी कि तानाशाही चल रही है कि आपको एक बार आपने शासन लगा दिया तो 50 साल तक चल रहा है, आप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। आपको जो करना है, अच्छा बुरा खराब घटिया बेहतर, वो सब कुछ आप किए जा रहे हैं। तो देखिए आचार्य शुक्ल ने 1929 में लिखा था और हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली इतिहास माना जाता है। और ये ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति निश्चित स्पष्ट दृष्टिकोण, और क्या लिखते हैं वो कि प्रत्येक, मैंने पहले बताया पिछले वीडियो में भी, कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य इतिहास के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है ना। कि जैसे जैसे जनता की चेतना चित्तवृत्ति बदलती जाती है वैसे वैसे समाज में कुछ परिवर्तन होता जाता है, और उस दौर में जो कुछ साहित्य लिखा जा रहा है उसके बीच में आप एक कम्युनिकेशन कैसे बैठाते हैं, उसके बीच का संबंध आप कैसे डिफाइन करते हैं, उन सारे संदर्भों के साथ जब बातचीत करते हैं आप, तो बहुत सारे सूत्र खुलते चले जाते हैं। जो जो सूत्र खुलते हैं, या इसलिए कहा ना शुक्ल जी ने कि उनके साथ एक तारतम्य कैसे बिठाता है, वही तो साहित्य का इतिहासकार का काम है। अगर साहित्य का इतिहासकार एक काम व्यवस्थित तरीके से कर रहा है तो समझिए वो अपने युग की जो तमाम विडंबनाएं हैं, तमाम अंतर्विरोध है, उन सारे अंतर्विरोधों की पड़ताल करता हुआ नजर आ रहा है, उनके बारे में अपनी एक व्यवस्थित समझ दे रहा है हमें। सीधी तो बात है। उन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की जो बात कही है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास में सर्वत्र इसी धारणा के अनुसार प्रत्येक कालखंड की युगीन परिस्थितियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है। और शुक्ल जी का दूसरा जो योगदान है वो काल विभाजन का है। विश्व बंधुओं ने था, ग्रेसन ने यद्यपि इन प्रकार के प्रयास किए लेकिन वो सही से नहीं कर पाए। शुक्ल जी ने इसका पूरा एकदम व्यवस्थित पूरा डाटा हमारे सामने दिया। सारे रचना काल को लेकर आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर आदि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि इस कालखंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। ठीक है। इसलिए आप जानते हैं कि शुक्ल जी ने पूरा व्यवस्थित इतिहास को बांटा है, और आदिकाल उन्होंने 1050 से 1375 का समय दिया है, जिसको आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। फिर पूर्व मध्यकाल जिसको भक्तिकाल कहते हैं हम, वो 1375 से 1700 तक का समय है। फिर उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल भी कहते हैं, 1700 से 1900 तक का समय है। फिर आधुनिक काल जिसे हम गद्यकाल भी कहते हैं, 1900 से 1984, या मतलब आज तक का समय कह सकते हैं। आज जो भी गद्य लिखा जा रहा है, जो कुछ लिखा जा रहा है, चल ही रहा है इतिहास तो, है ना। तो उन्होंने एक मोटा मोटी सारी प्रवृत्तियों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर इसको डिफाइन करने का एक उपक्रम किया है, प्रयास किया है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है। मैंने कहा ना कि बाद के इतिहासकारों ने इसको फिर से रीडिफाइन किया, इन प्रवृत्तियों पर भी सवाल उठाए, लेकिन एक मोटा मोटी उन्होंने पद्धति हमारे सामने दी। ठीक है। तो ये समझ सकते हैं इस तरह से, और बड़ी सरल और साधारण भाषा में लोकप्रियता की स्थितियों को समझते हो शुक्ल जी ने सारा कुछ किया। इसलिए शुक्ल जी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और शुक्ल जी को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारे लिए इसीलिए। और शुक्ल जी की जो अवधारणाएं हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि जो उन्होंने एक जो खास तरह की व्याख्याएं की है, उन व्याख्याओं को समझ करके हम हिंदी साहित्य के इतिहास की जो तमाम अवधारणाएं हैं उनकी एक गहरी और व्यवस्थित समझ अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए उन्होंने प्रवृत्ति मूलक इतिहास प्रस्तुत किया, उनमें इसमें कवियों के जीवन परिचय को महत्व नहीं दिया, बल्कि उनकी रचनाओं का मूल्यांकन को महत्व दिया। कोई कवि बहुत ऊंचे खानदान से, घराने से है उससे महत्वपूर्ण नहीं है, उसने क्या लिखा, उसकी रचनात्मकता कितनी महत्वपूर्ण है, उन सारी चीज़ों के आधार पर इन्होंने महत्व दिया, उन सारी चीज़ों का हमारे सामने वर्णन किया। और आचार्य शुक्ल नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के धनी थे, उनमें प्रौढ़ विवेचना शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टि थी, इसलिए वे एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना कर सके जो अपने क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ, है ना। बहुत ही, मैंने कहा ना कि एक आधारभूत ग्रंथ है वो। हर साहित्य के विद्यार्थी को पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अगर वो पढ़ेगा समझेगा तो बहुत सारे जो दृष्टिकोण है, बहुत सारे जो आइडियाज़ जो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, वो एक अपनी एक बेहतर समझ बना सकता है उसके आधार पर। ठीक है। फिर एक इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी निर्विवाद रूप से सर्वोपरि हैं, किंतु कहीं कि उनकी आलोचना भी होती है। ठीक है। 1929 में लिखा गया, तब लेकर एक लंबा अंतराल व्यतीत हुआ। बाद में मैंने कहा ना, फिर आचार्य राम कुमार वर्मा लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, तमाम लोग लिखा है, बच्चन सिंह ने लिखा है। तो वो सब बात की बात है, उन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन शुक्ल जी तक की जो पूरी परंपरा उसको समझ सकते हैं आप। और देखिए बाद में फिर राम कुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में लिखते हैं वो। इसमें 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक के कालखंड का विवेचन किया है। ठीक है।
और लेकर प्रमुख आधार शुक्ल जी का इतिहास ही रहा है और बहुत सारी उनकी आलोचनाएं समालोचना में इसमें होती है, तो अलग बात है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैंने कहा ना कि पूरी आचार्य शुक्ल की पूरी परंपरा को वो एक सवाल के घेरे में खड़ा करते हैं। और उनकी 3 किताबें हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों ही जिसमें वो भक्ति काल की अवधारणाओं पर सवाल खड़ा करते हैं, अपभ्रंश को लेकर खड़ा करते हैं और आधुनिक काल की जो तमाम शुक्ल जी की जो अवधारणा है उस पर एक सवालिया निशान लगाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, फिर बाद में गणपति चंद्र गुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में क्या कहते हैं। वस्तुतः वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें संबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्ण परंपरा बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार है ना। निकाले उन्होंने तर्क के आधार पर सारी चीज़ों की आलोचना की और वो एकदम बिल्कुल वाजिब आलोचना है और आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी लिखता है तो उसमें बहुत सारी कमियां तो रहती है, तो कमियां फिर आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से पूरा करती है। अब देखिए फिर उसके बाद कौन कौन लोगों ने लिखा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने लिखा हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। मोतीलाल मनारिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। टिकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। नगेंद्र की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है लिखने में, रीति काव्य की भूमिका उनकी किताब है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आधुनिक हिंदी साहित्य। श्री कृष्ण लाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। नलिन विलोचन शर्मा, बड़े रचनाकार थे ये भी, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा उन्होंने। फिर ब्रज रतन दास से खड़ी बोली, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रभु दयाल मित्तल, चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य। ठीक है, तो ये प्रमुख इतिहास की पुस्तकें रही है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम बात कर ही चुके हैं, फिर राम कुमार वर्मा की बात कर ही चुके हैं, फिर नगेंद्र की बात कर ही चुके हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत। फिर मोतीलाल मनारिया, मैंने कहा ना कि राजस्थानी पिंगल साहित्य भी लिखा उन्होंने। उसके बाद देखिए सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा। आचार्य चतुर्सेन ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरिक प्रचारणी सभा काशी है ना, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखा उन्होंने, 18 खंडों में छपाया उन्होंने। ठीक है, और इसके जो भाग है रीतिकाल का जो संपादन है वो डॉक्टर नगेंद्र ने किया। नगेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और एक ज़माने में उनका जलवा था भाई, वही नौकरियां लोगों की लगवाने में, किसको बाहर करना किसको अंदर करना, सब उन्हीं की चलती थी वहाँ पर। फिर बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। टिकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य, है ना। ये तमाम इतिहासकार रहे, इन्होंने महत्वपूर्ण किताबें लिखी है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की जो पद्धति रही है, ये जो स्वरूप रहा है, उसके तमाम आयाम हैं। आगे हम बातचीत करेंगे पत्र पत्रिकाओं के योगदान को लेकर के, पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही है और इन पत्र पत्रिकाओं ने किस तरह से हिंदी साहित्य के निर्माण में, आधुनिक काल के निर्माण में क्या भूमिका निभाई और कितना बड़ा योगदान था इस युग में, तो उसकी हम बाद में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी इतिहास लेखन की परंपरा, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर।